हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 6 एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में जो है हम देखेंगे जो एनवायरमेंटल और जो रिसोर्स का यूज करना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। बेसिक जो है अभी एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो है बातचीत करने लगे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है क्लाइमेट चेंज की वज़ह से जो है और ज़्यादा लोगों का ध्यान जो है एनवायरनमेंट के ऊपर जा रहा है। क्योंकि डिफ़ॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हम कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव भी देखेंगे, अलग-अलग पर्सपेक्टिव भी जानेंगे कि जो एनवायरमेंटल मूवमेंट शुरू हुए थे, ठीक है? एनवायरमेंटलिज़्म 1960s के बाद से। ओके, तो लोगों का फ़ोकस भी गया एनवायरनमेंट के ऊपर, है ना? पहले तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में खूब बर्बाद किया एनवायरनमेंट को, जो रिच कंट्रीज़ थी। उसके बाद में जो है कॉलोनीज़ आज़ाद हुई, तो उसके बाद में जब कॉलोनीज़ वग़ैरह अपना डेवलपमेंट करने लगी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो अब एनवायरनमेंट का ख़्याल आने लगा, है ना? तो कॉमन प्रॉपर्टी जो रिसोर्सेज़ हैं, ग्लोबल कॉमन्स जो हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। एनवायरनमेंट को जो है ऐसे ही कहा जाता है ना कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज़, नेचुरल रिसोर्सेज़ को। सभी लोगों का है। इंडिया की चीज़ें हम जानेंगे एनवायरमेंटल जो डिबेट्स होती हैं, ओके, उसके बाद में जो है हम इंडिजिनियस कम्युनिटी है, उसकी वॉइस के बारे में भी लोग जो हैं, पीपल जो हैं, उनकी राइट्स का वायलेशन होता है। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होके ये रहते हैं एनवायरनमेंट के साथ में। ओके, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होती हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड इनकी, जैसे कि ट्राइबल्स होते हैं वो एक फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं अपना, है ना? फॉरेस्ट राइट एक्ट भी है हमारे यहाँ 2006 का, जो इनको अधिकार देता है अपने एरिया में रहने का, फॉरेस्ट वगैरह के जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उसको यूज करने का। ओके, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह को। तो क्या होता है कि जो ट्राइबल्स होते हैं अगर वहां पर रिसोर्सेज पाई जाती है उस एरिया में, तो लोग जो है इनको हटा देते हैं और वहां पर जो माइनिंग वगैरह की एक्टिविटीज होने लगती है। तो इनके राइट्स का भी वॉयलेशन होता है और एनवायरमेंटल डैमेज भी होता है। 1992 की अर्थ समिट जो है एनवायरमेंटल इश्यूज को ग्लोबल स्टेज पर लेकर के आई ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ठीक है? और फिर जो है ये पिक्चर शो कर रही है रेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव्स को। यहाँ पर मैनग्रोव्स देखो, ये है रेन फॉरेस्ट। हमारे देश में भी रेन फॉरेस्ट देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट साइड जो है, ठीक है? अच्छे खासे घने पेड़ देखने को मिलते हैं वहाँ पर, अंडमान निकोबार में भी। और मैंग्रोव्स भी देखने को मिलते हैं, सुंदरवन जो है वेस्ट बंगाल, गुजरात साइड। ओके, और अंडमान निकोबार में जो पानी में डूबे रहते हैं ना ये पेड़, ठीक है? पनपते हैं, इनकी जड़ें ऐसी रहती हैं, है ना? तो यही पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पर। एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो बुक जो है जिस इस बुक में ना हमने कई सारी डिस्कस की चीज़ें हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड। जैसे कि वॉर हो गया, ट्रीटीज़ के बारे में, राइज़ एंड डिक्लाइन ऑफ स्टेट पावर्स, है ना? यूएसएसआर, कोल्ड वॉर, ये सारी चीज़ें हमने देखी अच्छे से। रिलेशनशिप देखा गवर्नमेंट का और जो कंट्रीज़ का, ठीक है? जो इंटरनेशनल अरीना में जो अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हैं ये लोग। ओके, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में देखा हमने, यूएन के बारे में, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ज़माने भर की ऑर्गनाइज़ेशन देखी, यूएनएससी, है ना? चैप्टर 5 में जो है हम एक्सपेंड करेंगे अपने स्कोप को, एक्सपेंड किया था हमने अपने स्कोप को वर्ल्ड पॉलिटिक्स के। इसमें जो है पॉवर्टी, गरीबी और एपिडेमिक्स जैसे इश्यूज़ को भी हमने देखा था, है ना? हेल्थ वगैरह की चीज़ों को भी हमने अपना फ़ोकस डाला था इसमें। तो इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो होती है, गवर्नमेंट को कंसर्न होता है इन चीज़ों का, तो गवर्नमेंट इन चीज़ों पे फ़ोकस करती है। पर ऐसे और भी इश्यूज़ होते हैं जो कि दूसरे इश्यूज़ हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है? मतलब अभी पढ़ेंगे इन इश्यूज़ के बारे में। क्या ये जो है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट है? तो ये भी देखेंगे। यहाँ पर देखो ये जो कह रहा है पॉलिटिक्स इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में पॉलिटिक्स हो रही है, वाटर में पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है? पॉलिटिक्स एटमॉस्फेयर में हो रही है, तो पॉलिटिक्स नहीं क्या है, मतलब किस चीज़ में पॉलिटिक्स नहीं हो रही है ना? तो हर चीज़ में पॉलिटिक्स घुसा देते हैं। वर्ल्ड लेवल पे देखें तो जो उपजाऊ ज़मीन जो है खेती-बाड़ी करने के लिए, तो वो जो है अब ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो रही है, वो एरिया ज़्यादा बचा नहीं है ना? सब्सटेंशियल पोर्शन जो एग्रीकल्चर लैंड का जो पोर्शन है वो कम होता जा रहा है, फर्टिलिटी जो है उसकी कम होती जा रही है। बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है ना? जो केमिकल एंड फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, जो सॉइल में, क्या जो मिट्टी में, जिसकी वज़ह से जो उसकी उर्वरक जो क्षमता होती है ना, फर्टिलिटी कम होती जा रही है। छोटे से एरिया में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उससे प्रोड्यूस निकालने की कोशिश की जाती है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करते हैं। अपने जो पुराना ज्ञान है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो भी यूज़ नहीं करता है कोई भी। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उनका यूज़ नहीं किया जाता है। सारी चीज़ें केमिकल की हो चुकी है ना? पॉल्यूटेड फ्रूट्स मिलते हैं अपन को, ठीक है? पॉल्यूटेड वाटर का यूज़ किया जाता है इसमें, तो और ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। बिहार में नाइट्रेट लेवल बढ़ गया था, ठीक है? वाटर में।
तो नाइट्रेट की वजह से ना तो राइस में भी देखने को मिला था कि नाइट्रेट बढ़ गया था, ठीक है? सॉरी आर्सेनिक, आर्सेनिक हाँ। आर्सेनिक जो है वाटर की वजह से जो है बहुत सारा पानी लगता है चावल उगाने में, तो उसमें देखा गया कि चावल में भी जो है आर्सेनिक बढ़ गई थी उसकी मात्रा। तो ये देखने को मिला था आर्सेनिक की वजह से जो है डिसीज़ेज़ हो जाती हैं। ब्लैक फुट डिसीज़ सुना है आपने? वो हो जाता है आर्सेनिक की वज़ह से और कई सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है कि पॉल्यूटेड वाटर का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में तो उससे और ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड निकल के आती हैं चीज़ें। ठीक है, क्वालिटी उतनी रहती नहीं आजकल फ्रूट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो, सारी चीज़ों में हर चीज़ में मिलावट देखने को मिलती है। ठीक है? तो ग्रासलैंड हो गए उसमें ज़्यादा ग्रेज़िंग करवाई जा रही है, ठीक है? ज़्यादा चराया जा रहा है, उसको रिकवर तक नहीं होने दे रहे हैं, बार-बार जानवरों को ले जाकर के चरा रहे हैं उसमें, ठीक है? फिशरीज़ जो है ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इनको ओवर हार्वेस्ट किया जा रहा है। क्या होता है कि फिशेज़ का भी एक सीज़न होता है कि आप फिशिंग कर लो, ठीक है? मछलियों को आप निकाल रहे हो, पर उनका एक ब्रीडिंग टाइम भी होता है ना? ताकि वो जो है नए और ज़्यादा वो बढ़ती हैं, फिर ठीक है, बच्चों को जन्म देती हैं, उनके अंडे वगैरह होते हैं ना? तो ये क्या करते हैं बड़े-बड़े नेट डाल कर के ट्रॉलर्स का यूज़ करके बहुत सारी फिशेज़ को कैप्चर कर लेते हैं। तो इससे एक्सप्लॉइटेशन होता है रिसोर्सेज़ का, ठीक है? ऐसे नहीं करना चाहिए, जिसकी वज़ह से पूरी साइकिल ही बिगड़ जाती है। चाइना ज़्यादातर ये प्रैक्टिसेज़ को फ़ॉलो करता है, ठीक है? उनके यहाँ तो सब कुछ खा लेते हैं ना। वाटर बॉडीज़ जो हैं उसमें डिप्लीशन हो रहा है, पानी कम होता जा रहा है ग्राउंड वाटर लेवल क्योंकि कंक्रीट की इतनी ज़्यादा रोड्स बन रही हैं, तो रिचार्ज कैसे होगा, ठीक है? पानी जो है वाटर जो है क्या होता था कि पेड़ वगैरह हो गए और मिट्टी हो गई तो उससे जो है नीचे जाता था पानी, है ना? ग्राउंड वाटर लेवल जो है फिर उससे बढ़ता था। पर अब डिप्लीशन देखने को मिल रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है वाटर रिसोर्सेज़ का, ठीक है? हर किसी के घर में बोर हो गई है तो वो ज़मीन से पानी तो निकाल रहे हैं पर रिचार्ज कैसे होगा, है ना? तो पॉल्यूशन भी देखने को मिल रहा है पानी में, गंगा, यमुना रिवर देखो कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ये लोग वादे बस करते रहते हैं, ये पॉलिटिशियंस कभी जो है ढंग से काम नहीं करते हैं। ठीक है? और सीवियरली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शन भी इससे कम होता जा रहा है इन सब चीज़ों को मिला कर के। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2016 की पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तो इनके अकॉर्डिंगली जो है 663 मिलियन जो पीपल हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो उनके पास में सेफ वाटर है ही नहीं। 2.4 बिलियन पीपल जो है इनके पास में सैनिटेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। अगर पुअर सैनिटेशन होता है और जो पॉल्यूटेड वाटर का यूज़ किया जाता है तो कई सारी बीमारियाँ फैलती हैं। ओके, साफ स्वच्छता से रहने से कई सारी बीमारी जो है प्रिवेंट होती है ना? अगर गंदगी से लोग रहते हैं ना, तो उनमें कई सारी बीमारियाँ पनप जाती हैं, ओके? गंदे पानी में भी कई सारी बीमारियाँ पनपती है ना? जिसकी वजह से कई सारे बच्चों की डेथ हो रही है। 30 मिलियन बच्चों की 3 मिलियन मतलब कि 30 लाख जो है बच्चों की डेथ होती है हर साल। ओके, नेचुरल फॉरेस्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं स्टेबलाइज़ करते हैं क्लाइमेट को। प्रॉपर साइकिल होती है, फोटोसिंथेसिस होता है ना, जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो सब करते हैं, ठीक है? CO2 जो है उसको कंज़्यूम करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो ये सारी इनकी प्रोसेस होती है। पर अब क्या कर रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस सारी अफ़ेक्ट होती जा रही हैं। है ना? ये वाटर सप्लाइज़ को भी मेंटेन करते हैं, फॉरेस्ट जहाँ पर रहते हैं ना, वहाँ देखना ठंडा इलाका रहता है। गर्मियों में भी वहाँ पर ठंड आता है और साथ में ना वहाँ पर वाटर साइकिल भी बहुत अच्छी होती है। वहाँ पर जो प्रॉपर रेन वगैरह और जो यहाँ जो ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो मेजॉरिटी ऑफ द जो प्लैनेट की बायोडायवर्सिटी है, ज़्यादातर जो है बायोडायवर्सिटी कहाँ रहती है? फॉरेस्ट के आस-पास ही तो रहते हैं ना, छोटे-छोटे जीव-जंतु होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं वो लोग, है ना? और जो बहुत सारी जो फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो फॉरेस्ट में ही पनपते हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं, उन सबका घर जो है तबाह हो रहा है। हैदराबाद में अभी आपने रिसेंटली केस देखा, कैसे गवर्नमेंट ने जो है यूनिवर्सिटी के आस-पास का इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया थोड़ा रात में ही कटवा दिया, इतना सारे पेड़ को गिरा दिया। तो ऐसा देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट ही ऐसी हरकतें कर रही है, देखो कट डाउन कर रही है ट्रीज़ को एंड लोग जो है डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। फिर प्रोटेस्ट करो तो ये लोग जो है प्रोटेस्ट को वायलेंट करके और जो है पुलिस से लाठीचार्ज करवा के लोगों को मरवा के जेल में डलवा देते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट खुद बर्बादी क्रिएट कर रही है ना? तो लॉस हो रहा है बायोडायवर्सिटी का कंटीन्यूअस डिस्ट्रक्शन हो रहा है हैबिटेट का, जो जीव-जंतु हैं उनके घर भी बर्बाद हो रहे हैं, है ना? तो जो क्या ही बोलें फिर है ना स्पीशीज़ के घर ही नहीं बचेंगे तो फिर एक्सटिंक्ट हो जाती हैं वो। जैसे कि देखो ना हैबिटेट ही नहीं बचा ना, उनका घर ही नहीं बचा रहने के लिए, हर जगह पे सेटलमेंट बन गए हैं, हर जगह फॉरेस्ट काट-काट के बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और होटल्स ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो अब बताओ वो लोग कहाँ जाएँगे, है ना? और फिर जो है अगर ह्यूमन जो एरिया कहते पहले तो घर काट के आपने अपना घर बना लिया वहाँ पर और फिर जो है वो एनिमल आए वहाँ पर तो आप कहते हो कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एनिमल ने अटैक कर दिया, ह्यूमन को मार दिया। ये नहीं देख रहे हो आप लोग कितने सारे वो जो एनिमल्स को मार रहे हो, है ना? तो डिक्लाइन हो रहा है टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सॉरी ओज़ोन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फियर।
पहले ट्रोपोस्फियर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होती है ना? तो यहाँ पर ना स्ट्रेटोस्फियर में एक ओज़ोन लेयर भी होती है, जो कि हमें यूवी रेज़ से प्रोटेक्ट करती है, जो अर्थ की खतरनाक जो रेज़ आ रही हैं। तो जो ओज़ोन लेयर होती है ना, तो ओज़ोन में जो है क्या हो रहा है कि एक होल क्रिएट हो रहा है, ठीक है? तो वो जो है जिसकी वज़ह से डेंजर हो रहा है इकोसिस्टम को भी और ह्यूमन हेल्थ को भी। तो डायरेक्ट सन की रेज़ आ सकती है अंदर, है ना? तो ओज़ोन में होल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कई सारी गैसेज़ जो हैं, जिसकी वज़ह से जो हमारे रेफ्रिजरेटर हो गए और कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ सामान होते हैं, उन सारी चीज़ों से ऐसी गैसेज़ रिलीज़ होती हैं, जिसकी वज़ह से जो है ओज़ोन को खतरा पहुँच रहा है। कोस्टल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कोस्टल एरिया समझते हैं ना आप? जो सीज़ के पास का होता है ना, जहाँ पर बीच वगैरह होता है ना? तो लैंड जो होता है, ज़मीन हो गई यहाँ पर ओशन हो गया, है ना? तो कोस्टल एरिया जो है, वहाँ पर भी पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। लोग घूमने-फिरने जाते हैं और जो भी खाते हैं, पीते हैं, है ना? तो प्लास्टिक हो गई, पन्नी हो गई या फिर बॉटल हो गई या फिर जो भी फूड आइटम खाया, वो सब फेंक के वहाँ पर आ जाते हैं। तो ऐसे ना प्लास्टिक वगैरह, जिसकी वज़ह से वहाँ पर जो जीव-जंतु जहाँ वहाँ पर आते हैं ना, तो वो लोग भी, उनकी जान भी खतरे में पड़ती है। क्योंकि उनको थोड़ी ना पता कि ये प्लास्टिक है या खाना है, वो तो खा लेते हैं इन चीज़ों को, ठीक है? तो देखने को मिल रहा है ओपन सीज़ जो है क्लीन होते हैं, बड़े-बड़े जो सी हो गए वो क्लीन है, पर कोस्टल वाटर्स ना वो जो है पॉल्यूट होते जा रहे हैं, ओके? लैंड अनवेस्ट मतलब अनचेक्ड एक्टिविटीज़ देखने को मिली, लैंड वेस्ट जो एक्टिविटीज़ है ना, जो ह्यूमन्स की गंदी हरकतें हैं, जिसकी वज़ह से जो है हर जगह पॉल्यूशन फैलाते हैं लोग। इंडियंस की ज़्यादा गंदी हरकतें हैं, मतलब हर जगह कचरा फेंकना यार, डस्टबिन में डाल सकते हैं ना, पता नहीं क्या ये है। थूकना हर जगह, पान वगैरह वो नहीं सड़ा-सा तम्बाकू वो मसाला, वो विमल पान मसाला गंदा-सा, है ना? जुबान के स्प्रे, ठीक है, लाल कर देता है। गंदी-गंदी चीज़ें खाते हैं ये लोग और फिर जो है हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, तो पहुँच जाते हैं डॉक्टर के पास, है ना? और हमारे देश के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ इन चीज़ों को प्रमोट भी करते हैं, ठीक है? ये भी देखने को मिलता है। इनमें कोई एथिक्स नाम की चीज़ नहीं है। इतना पैसा कमा रहे हो, कम से कम अपने फॉलोअर्स को बर्बाद तो मत करो, है ना? तो अनचेक्ड इनको ना अनचेक्ड छोड़ दें, अगर इंटेंसिव ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है? कोस्टल ज़ोन में भी लोग जो है अपने घर-बार बसा रहे हैं, ठीक है? जिसकी वज़ह से और ज़्यादा क्वालिटी जो है मेराइन एनवायरनमेंट की, वो भी खराब होती जा रही है। यहाँ पर देखो अराल सी के बारे में दिया है, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में है अराल सी, ठीक है? तो अराल सी जो है श्रिंक हो गया है, एकदम छोटा-सा बचा है, ठीक है? तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गए थे, क्योंकि टॉक्सिक वाटर जो है, ठीक है? पॉल्यूटेड टॉक्सिक वाटर जो है वहाँ का डिस्ट्रॉय कर दिया था फिशिंग इंडस्ट्री। फिश जो है सर्वाइव ही नहीं कर पाती ना ऐसे वाटर में फिर। शिपिंग इंडस्ट्री जो है वहाँ पर रिलेटिव एक्टिविटीज़ सब कुछ ठप पड़ गई थी। कंसंट्रेशन जो है सॉल्ट का बढ़ गया सॉइल में, ठीक है? तो अगर जो है मिट्टी है उसमें सॉइल में कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है, जिसकी वज़ह से क्या होता है क्रॉप यील्ड कम हो गई थी। ओके, कई सारी स्टडीज़ की गई वहाँ पर, तो लोकल लोग जो है वहाँ पर जोक भी मारने लगे थे। अगर जितने भी लोग स्टडी करने को आ रहे हैं अराल सी में, अगर वो 1 बाल्टी पानी लेकर के आ जाएँ, तो सी तो है पूरा का पूरा फल-फूल हो जाएगा। तो ऐसा जोक भी मारने लगे थे वो लोग। तो यहाँ पर जो है, आप जो सोच रहे होंगे कि हम तो नेचुरल फिनोमेना की बात करनी थी, तो हमें ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए रेदर देन पॉलिटिकल साइंस। तो इन चीज़ों को हमें ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए, ऐसा भी लग रहा होगा लोगों को, है ना? बट हमें दोबारा से सोचना चाहिए, अगर गवर्नमेंट जो है, अगर इन सारी इश्यूज़ में जो हमने पढ़े एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की ये सारी चीज़ें हैं, पॉल्यूशन है, इसमें अगर गवर्नमेंट चेक लगाएगी, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं इन चीज़ों के फिर, है ना? गवर्नमेंट ही तो बर्बाद कर रही है, गवर्नमेंट ही तो डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ें काट रही है ना। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करे। ज़्यादातर जो होता है, कोई भी एक सिंगल गवर्नमेंट इन सब इश्यूज़ को टैकल नहीं कर सकती। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल प्रॉब्लम है, सारे देशों को साथ में आकर के टैकल करना होगा उस चीज़ को, है ना? तो ये जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाता है। इश्यूज़ जो है एनवायरनमेंट की और नेचुरल रिसोर्सेज़ की, पॉलिटिकल है डीपर सेंस में अगर देखें इनको तो, ठीक है? क्योंकि इंसान ही तो सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं ना। तो किसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है? कौन इसका प्राइस पे करेगा? है ना? कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है? किसको हम जो है करेक्टिव एक्शन कैसे लेनी चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ? ओके? तो किसको कितना यूज़ करने को मिलना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज़ जो अर्थ का है, ठीक है? ऑल दीज़ जितने भी इश्यूज़ हैं इसमें जो है किसकी कितनी पावर है ना? तो डीपली पॉलिटिकल क्वेश्चन्स आते हैं इसमें। ऑल्दो एनवायरमेंटल जो है अगर कंसर्न की बात करें इसकी बड़ी हिस्ट्री रही है। अवेयरनेस जो होती रही है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? कि डेवलपमेंट कर रहे हो आप सब कुछ डिस्ट्रॉय करके, तो इसकी वजह से एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आएँगे, है ना? इकोनॉमिक ग्रोथ के जो है कई सारे जो है नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलेंगी देश में। तो ये जो है पॉलिटिकल कैरेक्टर भी लिए था 1960s के बाद से। क्लब ऑफ रोम जो है ग्लोबल थिंक टैंक है ये, तो इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 1972 में, लिमिट्स टू ग्रोथ, ग्रोथ पे लिमिट लगाना
ठीक है? जो पोटेंशियल डिप्लीशन किया जा रहा है, अर्थ की रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, ओवर एक्सेसिव जो है, बहुत ज़्यादा जो मतलब गलत तरीके से चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में जो रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड जो है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। देखो, पृथ्वी उतनी ही है, रिसोर्सेज उतने ही हैं, वाटर रिसोर्सेज भी उतना ही है, सब कुछ उतना का उतना है, पर पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है ना। 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। क्या इतनी सारी पॉपुलेशन को घर, रहना, खाना-पीना, है ना? वो पॉल्यूशन भी फैलाएँगे, खाते हैं, ठीक है? उनके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहने के लिए, जो है इंडस्ट्रीज़ चाहिए काम करने के लिए, ओके, तो कई सारी चीज़ें चाहिए। हर चीज़ जो है पॉपुलेशन से एसोसिएटेड है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसका इम्पैक्ट भी तो होगा। इंटरनेशनल एजेंसी जैसे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करती है, ठीक है, बातचीत भी करते हैं ये लोग, प्रमोट करते हैं कि स्टडी वगैरह किया जाए, कोऑर्डिनेटेड एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स लिया जाए ताकि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। कहा जाता है कि हमारा जो वर्ल्ड है ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस फेस कर रहा है। ओके, बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है, ओके, क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड पॉल्यूशन जो है बढ़ रहा है, ओके। तो ये जो ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस देखने को मिल रहा है हमारे जो वर्ल्ड में, तो इससे जो है एक एनवायरनमेंट जो है ग्लोबल जो पॉलिटिक्स में एक बड़ा इश्यू निकल के आया है ना, बन गया ये। क्योंकि जो है एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा था, आप इकोनॉमिक बेसिकली ना जो बड़ी-बड़ी रिच कंट्रीज़ हैं, अमीर जो देश हैं, तो उन्होंने अच्छा डेवलपमेंट कर लिया है अपना एनवायरनमेंट को बर्बाद करके एकदम कॉलोनीज़ को चूज़ करके, है ना? अब जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है डेवलपमेंट करती है, तो ये लोग बोलते हैं कि भई एनवायरनमेंट बर्बाद मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तुमने तो कर लिया, ठीक है, अब हमारे लोगों को क्या होगा? तो ग्रोइंग फोकस जो बढ़ रहा है एनवायरमेंटल इश्यूज़ में, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस है एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी, जून 1992 में, जिसको अर्थ समिट भी कहा गया था। ठीक है? इस समिट में जो है अटेंड की थी 170 स्टेट मतलब 170 कंट्रीज एंड 1000 एनजीओज, हजार तो एनजीओज होंगी, कई सारी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने इसको अटेंड किया था। 5 इयर्स अर्लियर, तो इससे पहले 1857 18 सॉरी 1950 सॉरी 1987 में ब्रुटलैंड ने रिपोर्ट निकाली थी आर कॉमन फ्यूचर। इन्होंने वार्न भी किया था, ठीक है, कि ट्रेडिशनल पैटर्न जो है, जिस तरीके से आप इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर के चले हो ना, वो सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है। ठीक है? अगर हम डिमांड्स देखें साउथ की फॉर फर्दर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आप जो है इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हो कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा आपकी एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से फ्यूचर जो है खतरे में पड़ जाएगा। ओके, तो रियो समिट में ये देखने को मिला, जो अमीर और डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है इनको, ठीक है, तो इनको जो है ग्लोबल नॉर्थ भी कहा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड भी कहा जाता है। जो अमीर हो गई डेवलप्ड कंट्री, बेसिकली वेस्ट की बात की जा रही है, यूएस, कनाडा, ठीक है, और जो यूरोपियन में जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी बात की जाती है यहाँ पर। तो ये जो है इनके डिफरेंट एनवायरमेंटल एजेंडा है एज कम्पेयर टू पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज के। पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है और ग्लोबल साउथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है बाद में जो है इनका जो आज़ाद हुई थी 1940s के बाद से, ये सारे देश आज़ाद हुए थे, क्योंकि सारे देशों को कॉलोनी बना करके रखा था ब्रिटेन ने, ओके, और मेजर यूरोपियन कंट्रीज ने। ठीक है, तो इनको कहा जाता है ग्लोबल साउथ। तो इनके एनवायरमेंटल एजेंडा अलग है और ग्लोबल नॉर्थ के अलग हैं। तो नॉर्दर्न स्टेट जो है वो ना क्या कहते हैं कि कंसर्न विद ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो जो नॉर्थ की स्टेट्स है ना, वो किस चीज पे फोकस करते हैं, जो वेस्ट अमेरिकन जो स्टेट हो गए, ठीक है, सॉरी, जो अमीर अमीर हो गए जो स्टेट, वो फोकस करते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, ओके, ओजोन पतली पड़ रही है, ओके, जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, जिसकी वजह से डायरेक्ट होल क्रिएट हो रहा है, जिससे यूवी रेज़ अंदर आ रही हैं अर्थ में, है ना? तो सदर्न स्टेट किस चीज़ से परेशान है? वो इन चीज़ से परेशान है, जो रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। देखो, नॉर्दर्न स्टेट जो है, जो अमीर देश हैं, उनके यहाँ तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है, हो गया है। उनकी पॉपुलेशन मज़े में अपनी लाइफ एन्जॉय कर रही है, अब उनको कोई टेंशन नहीं है। उनको बस जो इलेक्शन करवाना और ये सारी चीज़ों की टेंशन रहती है, और कुछ नहीं रहता उनके पास ज़्यादा टेंशन, है ना? पर साउथ के देशों की बात करें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, ज़माने की चीज़ें बनानी है अपने देश में, रोड कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी अच्छे से बिल्ड करना है, अपने देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, उसके साथ-साथ एनवायरनमेंट को भी मैनेज करना है। तो एनवायरनमेंट को मैनेज करना एक मेजर चैलेंज निकल के आ रहा है, ठीक है? तो रियो समिट ने कन्वेंशन भी लेकर के आए थे ये, तो क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी, फॉरेस्ट्री एंड रिकमेंड की इन्होंने लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसको एजेंडा 21 कहा गया था। रियो समिट से एजेंडा 21 निकल के आया था, ओके?
तो इसमें कई सारी जो अनरिज़ॉल्व भी रह गई थी चीज़ें, मतलब सॉल्व नहीं कर पाए थे। डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अब आपको एक चीज़ बताते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या बोलती हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर के आओ, ठीक है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि हमारे देश जो हैं, जो गरीब कंट्रीज़ हैं, उनके यहाँ डेवलपमेंट को छुआ नहीं है। अमीर कंट्रीज़ जो हैं, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है डेवलपिंग कंट्रीज़ को और अपना अच्छा खासा डेवलपमेंट कर लिया है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, जो अमीर कंट्रीज़ हैं, जो ग्लोबल नॉर्थ है, कि ये लोग जो है कंपनसेशन पे करें, ताकि हम जो है अपनी डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है? मतलब जो है आप डेवलपमेंट करना, क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, पैसे प्रोवाइड करें डेवलपिंग कंट्रीज़ को। पर वेस्ट वाली जो अमीर कंट्रीज़ है ना, नॉर्थन जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ हैं, तो वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है? वो लोग पैसा देने तैयार नहीं है, तो फाइनेंस में आकर के चीज़ें अटक जाती हैं। तो कंसेंसस भी रहा, एग्रीमेंट हो गया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है? हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है और एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्शन भी नहीं करना है, ओके? तो अगर एक पेड़ काट रहे हैं, तो 10 पेड़ हम लगा भी दें, ठीक है? ताकि जो है आगे चल के अच्छे से जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए जो है अच्छा क्लाइमेट मिले उनको, है ना? अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया था। प्रॉब्लम जो है एग्ज़ैक्टली यही था कि मतलब किस तरीके से इन चीज़ों को आप अचीव करो। कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो एजेंडा 21 है ना, वो बायस्ड इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेदर देन एन्श्योरिंग इकोलॉजिकल कंज़र्वेशन। कुछ लोग कहते हैं कि एजेंडा 21 जो है, ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़्यादा बात करता है, ठीक है? इकोलॉजिकल कंज़र्वेशन की बात ही नहीं करता है, ठीक है? तो अब हम देखेंगे जो कुछ इश्यूज़ जो हैं, जो मतलब तड़कते-भड़कते जो इश्यूज़ हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स एनवायरनमेंट में, उनके बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। कॉमन्स क्या हुआ? वो कॉमन ना जिसका कोई मालिक नहीं है, ठीक है? जिस चीज़ का कोई ओनर नहीं है, वो सारी कम्युनिटी शेयर करती है। ओके, तो उसी को हम कॉमन्स कह देते हैं। जैसे कि कॉमन रूम होता है ना? कमरा होता है, कम्युनिटी सेंटर होते हैं, पार्क हो गया, रिवर हो गई, तो ये किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी ना, है ना? पर कुछ जो एरियाज़ है रीजन वर्ल्ड में, पर कुछ ऐसे रीजन भी हैं वर्ल्ड में, कुछ ऐसा एरिया भी है वर्ल्ड में, जो कि ना आउटसाइड द सोवरेन जुरिसडिक्शन ऑफ एनी स्टेट, मतलब कि इसके ऊपर किसी देश का भी कब्ज़ा नहीं है। कुछ एरिया ऐसे हैं वर्ल्ड में, जिसके ऊपर किसी भी देश का राइट नहीं है, ओके? तो वो कहते हैं, उनको ना इंटरनेशनल कम्युनिटी गवर्न करती है, सब लोग साथ में। इन्हीं को कहते हैं रेस कम्युनिस्ट ह्यूमैनिटीज़, जिसको ग्लोबल कॉमन्स भी कहा जाता है। इसमें ना अंटार्कटिका हो गए, अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, ओके, ओशन फ्लोर हो गए एंड आउटर स्पेस हो गया। तो बॉक्स देखना है, यहाँ पर देखो, अंटार्कटिका की बात की गई है यहाँ पर। तो अंटार्कटिका साउथ में पड़ता है। अंटार्कटिक ओशन सॉरी अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंटल रीजन जो है, एक्सटेंड करता है 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में एंड कंप्राइज 26% ऑफ द वर्ल्ड जो वाइल्डरनेस एरिया, मतलब कि जिस पे किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, जो ऐसे खाली इलाका पड़ा हुआ है। 90% जो है पूरी की पूरी यहाँ पर आइस देखने को मिलती है, ओके, जमा हुआ है यहाँ पर। पोलर रीजन में पड़ता है ना, और 70% जो है फ्रेश वाटर देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर। अंटार्कटिक जो है, ये फर्दर 636 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ओशन में भी फैला हुआ है, ओके। इसमें लिमिटेड टेरेस्ट्रियल लाइफ है, मतलब ज़िंदगी ज़्यादा है नहीं जानवरों की। हाइली प्रोडक्टिव मेराइन इकोसिस्टम है, मेराइन जो इकोसिस्टम देखने को मिलता है, मछलियाँ वगैरह रहती हैं यहाँ पर, ठीक है। फ्यू प्लांट्स भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गे होते हैं, फंगी होते हैं, लिचेंस होते हैं। मेराइन मम्मल्स भी होती हैं, ठीक है, फिश होते हैं, होड्स होते हैं बर्ड के, ठीक है, यहाँ पर भी। और जो है ये हार्श कंडीशन में अडॉप्ट करें, इनका हैबिटेट ही वैसा ना, वो लोग रह लेते हैं ऐसी कंडीशन में, इसलिए वो है। एज़ वेल एज़ वहाँ पर krill भी होते हैं, ऐसे नहीं झींगे टाइप के होते हैं, ऐसे krill ऐसे काँटे-काँटे से लगे। वो भी होते हैं, तो यहाँ पर ये लोग सब पाए जाते हैं। फूड चेन का पार्ट है ये लोग भी, ओके। और अदर एनिमल्स भी होते हैं जो कि डिपेंडेंट हैं इनके ऊपर। अंटार्कटिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेन करने में क्लाइमेट इक्विलिब्रियम, एंड डीप आइस जो है इसमें प्रोवाइड करती है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है यहाँ पर, ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन वगैरह भी। तो यहाँ पर भी कई सारे जो अपना स्टेशन बना कर के रखते हैं और रिसर्च वगैरह करते हैं, स्टडीज़ करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कितना बढ़ रहा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड ईयर्स अगो कितन कैसा था, क्या था, है ना? तो यहाँ पर साइंटिस्ट जाकर के रिसर्च भी करते हैं। ओके, तो किसका कब्ज़ा है इसके ऊपर? ये जो कोल्डेस्ट है और बहुत दूर है, ठीक है? यहाँ पर कोई रहता नहीं है ऐसे कॉन्टिनेंट में, जो कि ग्लोब के अंदर एक्सिस्ट करता है।
ठीक है, तो 2 क्लेम आते हैं इसके ऊपर। कुछ कंट्रीज़ जो कहती हैं लाइक यूके, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, ये लोग बोलते हैं कि लीगल क्लेम करते हैं सोवरेन राइट कि अंटार्कटिक टेरिटरी इनकी है। ठीक है, तो कब्ज़ा बताने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द अदर स्टेट जो हैं वो अपोज़िट व्यू है उनका, बोलते हैं अंटार्कटिक जो है पार्ट है ग्लोबल कॉमन्स का, मतलब सभी लोगों का है। ये किसी का एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, मतलब किसी एक कंट्री का इसके ऊपर राइट नहीं है, ये ग्लोबल कॉमन से सबके अंदर आता है। तो इन डिफरेंसेस की वजह से जो है इन क्लेम्स की वजह से भी रोक नहीं पाए जो अडॉप्शन एक इनोवेटिव और पोटेंशियली मतलब अच्छी खासी एक रूल्स बनाए गए कि प्रोटेक्ट कर सके अंटार्कटिक एनवायरनमेंट को और इकोसिस्टम को। अंटार्कटिक एंड आर्टिक जो पोलर रीजन्स हैं, ठीक है, पोलर जो आर्टिक ऊपर पड़ता है, अंटार्कटिक जो है नीचे पड़ता है ना? तो ये जो है स्पेशल रीजन है, इनके लिए रूल्स बनाए गए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के। 1959 से एक्टिविटीज जो है यहाँ पर लिमिटेड की गई। साइंटिफिक रिसर्च के लिए स्टेशंस बनाए गए। हमारा भी जो हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है, ठीक है, जो आर्टिक रीजन में, ओके। और जो है साउथ में भी हमारे रिसर्च स्टेशंस हैं। फिशिंग टूरिज्म के लिए भी वहाँ पर जाना अलाउ किया गया पर लिमिटेड वे में। ओके, लिमिटेड एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर वहाँ पर भी देखने को मिला है। लिमिटेड एक्टिविटीज़ है फिर भी जो है गंदी हरकतें जो ह्यूमन्स की देखने को मिली, वहाँ पर भी कचरा पाया गया, ठीक है। डिग्रेडेड बाय वेस्ट एंड रिजल्ट ऑफ ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल भी देखने को मिला। क्या होता है कि ऑयल वगैरह नहीं, एक देश दूसरे देश से खरीद के ले जाता है शिप्स में, टैंकर रहते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कुछ बहुत ही बड़ी वेव आई, ठीक है, समुद्र की जिसकी वज़ह से वो टैंकर पलट जाता है, तो पूरा तेल जो है पानी के ऊपर फैल जाता है। आपने देखा ही होगा कभी न कभी कि जब तेल पानी के ऊपर फैलता है तो कितनी बुरी कंडीशन हो जाती है। नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वज़ह से वहाँ के मैराइन क्रिएचर्स जो हैं बहुत अफ़ेक्ट होते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता ना तो ऑयल स्पिल जो है सर्च करके देखना आप जो है आपको समझ में आएगा कितनी बुरी कंडीशन हो जाती है। जो लाइफ़ होती है ना, जो एनिमल्स होते हैं सबसे ज़्यादा उनके खतरे में पड़ती है। ओके, तो कोऑपरेशन जो है ग्लोबल कॉमन्स में इतना ईज़ी नहीं होता है, ठीक है? आपको लगता है कि ह्यूमन्स इतने अच्छे से कोऑपरेट करके जी सकते हैं, है ना? तो कई सारे जो पाथ ब्रेकिंग एग्रीमेंट्स हुए जैसे कि 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी हुई, 1987 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, ओके, 1991 में अंटार्कटिक जो एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल लाया गया ताकि वहाँ पर जो है एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाए। मेजर प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है सारी इकोलॉजिकल इश्यूज़ में कि डिफिकल्टी ऑफ एग्रीमेंट पे नहीं आ पाते हैं लोग कि किस तरीके से एनवायरमेंटल एजेंडास को लेकर के चलना है ना? और जो वीक साइंटिफिक एविडेंस और टाइम फ्रेम मतलब ये लोग ना एग्री नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ पे। तो 19 जो इस सेंस में ना डिस्कवरी हुई ओज़ोन होल की डिस्कवरी हुई कि अंटार्कटिक में तो भाई होल है, क्रिएट है, ठीक है? 1980s में तो अपॉर्च्युनिटी भी देखी, उसके साथ-साथ डेंजर भी देखा कि किस तरीके से हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, है ना? तो यहाँ पर देखो इतनी सारी धूप देखने को मिल रही है ना? तो बिगेस्ट कैटास्ट्रॉफ देखने को मिला, ठीक है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसमें तीनों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों ही पड़ते हैं, पूरा ट्रॉपिकल रीजन में आता है। 1970s में यहाँ पर तबाही देखने को मिली, बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ गया था, जिसके जो जिसकी वजह से जो अच्छी खासी ज़मीन थी ना, जहाँ पर अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी, जहाँ पर वो खेती-बाड़ी करते थे, तो वो जो है 5 क देशों में पूरी की पूरी सूखी पड़ गई थी। इनफैक्ट द टर्म एनवायरमेंटल रिफ्यूजी क्रिएट हो गए थे यहाँ पर। जब भी जैसे कि सी लेवल बढ़ रहा है, तो किसी आइलैंड जो है डूब गया वो, तो वहाँ से लोग भाग-भाग के आएँगे, तो उनको एनवायरमेंटल रिफ्यूजी कहा जाएगा। देखो सूखा पड़ गया इसी रीजन में, तो लोग जो है दूसरे रीजन में जाएँगे, है ना? तो इसको एनवायरमेंटल रिफ्यूजी कहेंगे, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से माइग्रेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो एनवायरमेंटल रिफ्यूजी वाला जो टर्म है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। ठीक है? कई सारे लोगों को अपने घर-बार छोड़ कर के सब कुछ जाना पड़ेगा क्योंकि एग्रीकल्चर ही नहीं हो पा रहा, पानी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा, अर्थ जो है वहाँ पर जो ज़मीन जो है सूखी पड़ गई है तो सिचुएशन खराब हो गई ना। सिमिलरली हिस्ट्री ऑफ आउटर स्पेस की बात करें तो उसको भी ग्लोबल कॉमन्स कंसीडर किया जाता है, तो मैनेजमेंट जो है उसका भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी नॉर्थ साउथ की इनइक्वालिटीज़ आ गई थी, ठीक है? एज़ जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है और ओशन फ्लोर है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी ज़रूरी होता है। तो दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? जैसे देखो आउटर स्पेस अगर बात करें, स्पेस में भी कितनी सारी सैटेलाइट्स छोड़ दी गई हैं, है ना? कहा जा रहा है कि फ्यूचर में तो भई यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिबरिस क्रिएट हो जाएगा, है ना? इतनी ज़्यादा जो सैटेलाइट ही सैटेलाइट घेर के रख ली है अर्थ को, है ना? तो ये जो है इम्पोर्टेंट है।
तो जो भी एक्सप्लॉइटेटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं आउटर स्पेस में, है ना? जो भी आप कर रहे हो स्पेस में, ना तो वो इक्वली आज के टाइम पर लोगों को बेनिफिट मिल रहा है प्रेज़ेंट को, ना ही फ्यूचर जनरेशन को। तो चैलेंजेज़ हैं बहुत सारे, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, इस चीज़ को डैमेज कर रहे हैं, है ना? तो हर चीज़ को डैमेज ही कर रहे हैं ये लोग एक्सप्लॉइटेटिव एक्टिविटीज़ की वज़ह से। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो अभी हमने आपको बताया था, तो हमने डिफरेंसेस देखे अभी अप्रोच एनवायरनमेंट जो नॉर्थ अगर और साउथ कंट्रीज़ की अप्रोचेस देखी कि किस तरीके से वो देखते हैं इन चीज़ों को, है ना? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है नॉर्थ की, ग्लोबल नॉर्थ वाले वो चाहते हैं कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं, उसी तरीके से उनको डिस्कस किया जाए, ठीक है? जैसे वो आज के टाइम पर हैं। ओके वो चाहते हैं कि हर कोई रिस्पॉन्सिबल हो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए। नॉर्थ वाले कह रहे हैं कि जैसा एनवायरनमेंट आज के टाइम पर है उसी हिसाब से आप चीजों को डिस्कस करो और उसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, है ना? साउथ वाली डेवलपिंग कंट्रीज कह रही हैं कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो वर्ल्ड में हुआ है ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सिर्फ अमीर जो देश है उनको मिला था। उन्होंने खूब फॉसिल फ्यूल जलाए, खूब जो है कोयला जलाया, ठीक है? और फिर खूब जो है टेम्परेचर बढ़ाया। तो अमीर देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना ज़्यादा। तो ये लोग साउथ के देश कह रहे हैं कि पहले की चीज़ें भी देखकर चलो भाई हिस्ट्री में किसने कौन कितने बदतमीज़ी काटी है किस देश ने, है ना? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है ना, तो अगर इन लोगों ने ज़्यादा डिग्रेडेशन किया है, तो इनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इनकी डैमेज किया आज के टाइम पर, है ना? साउथ वाले कह रहे हैं कि इन लोगों ने ज़्यादा डैमेज किया है एनवायरनमेंट को, हम लोग तो भाई कुछ करते ही नहीं थे, है ना? कॉलोनी बना कर के रखा था इन लोगों ने तो, चूसते थे ये लोग तो हम लोगों को सारी रिसोर्सेज वगैरह। नॉर्थ वाले जो हैं वो डेवलप्ड हैं, क्योंकि जो है इन्होंने खूब एनवायरनमेंट को डैमेज किया है, तो अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ज़्यादा। तो साउथ वाले ये कह रहे हैं। ओके, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो कह रही हैं कि जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो है ना, मतलब कि आज के टाइम पर जो है 1940s के बाद से देश आज़ाद हुए, तो अब जो है वो लोग क्या कर रहे हैं अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, अब जो है हमारे देश में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट शुरू हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बना रहे हैं, है ना? तो आज के टाइम पर हमारे ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगने चाहिए जितने जो ये अमीर देशों के ऊपर लगने चाहिए, है ना? तो अमीर देशों ने ज़्यादा बदतमीज़ी काटी है तो उनको ज़्यादा सज़ा मिले, है ना? हमें क्यों दे रहे इतनी सज़ा? तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ये कह रही हैं। स्पेशल नीड्स है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, बोल रहे हैं कि स्पेशल ज़रूरतें हैं कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ की, हमारी पॉपुलेशन भी गरीब है, तो हमें हाँ, अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से चीज़ों को प्रोवाइड करना होगा ना, है ना? तो हमारी डेवलपमेंट को, हमारे जो भी हम काम-काज कर रहे हैं, ठीक है? तो उस तरीके से एनवायरमेंटल लॉज़ को लिया जाए। तो मतलब कि हमारे फ़ेवर में थोड़ी बात की जाए क्योंकि हमने झेली है इनकी बदतमीज़ी, है ना? डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के फ़ेवर में बात की जा रही है। तो आर्गुमेंट आता है जो एक्सेप्ट किया गया रियो डिक्लेरेशन में ब्राज़ील में जो हुआ था जिसको अर्थ समिट कहते हैं 1992 की, तो इसमें बोला गया, प्रिंसिपल लाया गया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, जिसमें जो है कॉमन तो हैं चीज़ें, ठीक है? प्रॉब्लम कॉमन है पर उसकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलेगी। ओके, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, जो नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं, ठीक है? ग्लोबल नॉर्थ जो है इनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, साउथ के लोगों की कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है अभी धीरे-धीरे। तो आज के टाइम पर भी रिलेवेंट है ये रियो डिक्लेरेशन। ये कहता है कि स्टेट को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, जो ग्लोबल पार्टनरशिप करनी चाहिए ताकि कंज़र्व कर सकें, हम प्रोटेक्ट कर सकें और रिस्टोर कर सकें अर्थ की इंटीग्रिटी जो है, अर्थ का इकोसिस्टम जो है, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से दोबारा से लेकर के चल सकें, है ना? पेड़ लगाएँ और ज़्यादा लाइफ़स्टाइल अच्छी फ़ॉलो करें। ओके, तो डिफरेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ग्लोबल एनवायरमेंटल सॉरी जो अगर हम देखें तो डिफरेंट कंट्रीब्यूशन रहा है लोगों का जो एनवायरनमेंट को बर्बाद करने में, है ना? हमारे देश में तो आज भी भई फैमिली के साथ में अगर एसी वगैरह लगा भी हो एक कमरे में तो सब लोग साथ में वहीं पर जो बिस्तर डाल के सो जाते हैं, है ना? पर यूएस में अगर जो अमीर कंट्रीज़ में बात करें हर रूम में एसी होता है वहाँ पर, ठीक है? उनके यहाँ हर चीज़ जो है ऑटोमैटिक है। ओके, मशीनरीज़ का भी बहुत यूज़ करते हैं। हर किसी के पास में कार कंपल्सरी है, ठीक है? तो ये देखने को मिलता है। हमारे यहाँ फिर भी जो है हमारे देश में लोग एडजस्ट कर लेते हैं ना फैमिली के साथ। पर अगर फिर जो डेवलपिंग जो वर्ल्ड सॉरी जो अमीर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर देखो तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव जो प्रैक्टिसेज़ को फॉलो करते हैं, है ना? तो स्टेट्स की कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इस बात को माना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी है, ठीक है? मतलब इनके पास में ज़्यादा फैसिलिटी है, अच्छा खासा इनका डेवलपमेंट रहा है ग्लोबल नॉर्थ का, इसलिए जो है इनका जो इनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि ये जो है जो हेल्प करे डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी। तो वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लाया गया, जिसकी हर साल मीटिंग होती है। ओके, कॉप 29 हुई थी
बाकू अज़रबैजान में। ओके, ओके। अब जो है रिसेंटली अभी बाद में नवंबर में होती है ये मीटिंग हर साल। ओके, तो 25 की होगी अभी बाद में। ओके, शायद तक ब्राज़ील में होने वाली है, कॉप 30 होगी फिर वो। ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहा जाता है, सब लोग आते हैं, बैठते हैं, चाय-पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, ओके और बातचीत करते हैं क्लाइमेट के ऊपर, फिर अपने-अपने घर चले जाते हैं। फाइनेंस फंड कुछ देते ही नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है? तो इसमें प्रोवाइड किया गया कि जो पार्टीज़ हैं, वो एक्ट करेंगी मतलब इतने साल हो गए बताओ अभी तक क्लाइमेट को ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, है ना? तो क्लाइमेट सिस्टम के जो प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग काम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी इक्विटी के बेसिस पे काम करेंगे और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के चलेंगे रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज है ना जितनी जिसकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है कि गरीब देशों को आप फोर्स कर रहे हो चीजों के लिए है ना तो पार्टीज जो है इस कन्वेंशन को जो इसने साइन किया एग्री किया इस चीज के ऊपर तो लार्जेस्ट शेयर जो है हिस्टोरिकल एंड करंट ग्लोबल एमिशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस का ओरिजिनेट हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हुआ है कहाँ से हुआ है डेवलप्ड कंट्री से हुआ है ग्लोबल नॉर्थ से हुआ है तो वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है एनवायरमेंट को डिग्रेड करने के लिए है ना और एक्नॉलेज भी किया कि पर कैपिटा एमिशन डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत कम है जैसे हमारे देश में जो है इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट एमिटर बोला जाता है कि आप तो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते हो, ठीक है? ओके, ग्रीन हाउस गैसेस की वज़ह से आपको बताया था ना मैंने अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ओके? तो इंडिया को ऐसा बोला जाता है, पर हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली देखें ना वर्ल्ड की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हम बैठे हुए हैं लेके, है ना? तो हर एक पर्सन के हिसाब से देखें तो बहुत ही कम है, हम बहुत ही लो पोज़ीशन में आते हैं। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। हमारे देश के लोग कचरा फैलाते हैं, पर हाँ, इतनी बदतमीज़ी भी नहीं काटते, मतलब थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अपनी फैमिली के साथ रह लेते हैं, है ना? चीज़ों को बाँटना, शेयर करना ये सब आता है हमारे देश में लोगों को। चाइना, इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, तो उनको एक्ज़ेम्प्ट किया गया जो क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। क्योटो जापान में है, तो वहाँ पर मीटिंग की तो उसके नाम पर पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो उसमें 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, इन्होंने जो बाउंड्री सेट की थी, उससे एक्ज़ेम्प्ट किया गया इंडिया को, चाइना को, ठीक है? और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ को। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो कि टारगेट सेट करता है इंडस्ट्रियलाइज़्ड कंट्रीज़ को कि आपको अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना है। ओके, टारगेट सेट किए गए कि आपको इससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं बढ़ाना है। जैसे कि गैसेज़ हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गई, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ये जो हैं अ तो इनको कंसीडर किया जाता है कि ये ना रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ये ज़्यादा पावरफुल गैसेज़ हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वज़ह से ओज़ोन डिप्लीशन हो रहा है, मीथेन जो है शॉर्ट टर्म जीती है पर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला के जाती है और CO2 तो पता ही है आपको है ना कि ये तो है ही ग्रीन हाउस गैस, ओके। तो ग्लोबल टेम्परेचर इसकी वजह से बढ़ रहा है, तो कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, तबाही देखने को मिल रही है, लाइफ जो है अर्थ में उसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है ना। प्रोटोकॉल जो है एग्री किया गया था 1997 में क्योटो जापान में है, तो यूएससीसी जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के प्रिंसिपल्स पे एग्री किया गया था इसको। ओके। देखते हैं हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कॉमन प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती है कॉमन प्रॉपर्टी फॉर अ ग्रुप है ना जिसके ऊपर किसी का ओनरशिप ना हो जो सबके अंदर आती है ओके तो इसमें जो एक नॉर्म आता है कि मेंबर जो ग्रुप होते हैं उनकी राइट्स भी होती है ड्यूटीज भी होती है विद रिस्पेक्ट टू नेचर तो उनके कुछ अधिकार भी होते हैं और कुछ ड्यूटीज भी होती हैं मतलब कि उन उस नेचर से रिलेटेड या फिर कितना आप यूज करोगे उसको कितना मेंटेन करना है रिसोर्सेज को उससे रिलेटेड कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं आपको कुछ ड्यूटीज भी दी जाती है ना तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी सेंचुरीज पहले लोगों ने ये जो है समझौता कर लिया था मान ली थी ये बात कि कई सारी विलेज कम्युनिटीज जो है इंडिया में एग्जाम्पल जैसे कि कुछ डिफाइंड मेंबर्स होते हैं उनकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना तो वो लोग का जो कम्युनिटीज होती है ना उनके पास में अधिकार दिए गए हैं विलेज कम्युनिटीज के बारे में फॉरेस्ट राइट एक्ट हमने आपको बताया था ना कि वो रिसोर्सेज को टैकल भी कर सकते हैं ओके और चीज़ों को वहाँ पर उनको मेंटेन भी करना है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज़ को फ़ॉलो करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं उसमें प्राइवेटाइज़ेशन, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन एग्रीकल्चर बढ़ाना, ओके पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जो इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना मतलब कि प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है, ठीक है? बेच दी जा रही हैं चीज़ें, एग्रीकल्चर बढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन हो जिसकी वज़ह से प्रॉपर्टी जो है छोटी होती जा रही है, उसकी क्वालिटी वग़ैरह कम होती जा रही है, ठीक है? और जो अवेलेबल थी गरीबों के लिए वो भी कम होती जा रही है वर्ल्ड लेवल पे, है ना? तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो है जिसकी वज़ह से जो मैनेजमेंट किया जाता है सेक्रेड ग्रुप्स का, स्टेट ओन्ड फॉरेस्ट जो लैंड होते हैं, ठीक है? मतलब गवर्नमेंट की कंट्रोल में जो फॉरेस्ट हो गई, ज़मीन हो गई, ओके?
तो ये सब जो है कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। ओके, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो जो स्टेट ओन्ड होता है, ठीक है? वहाँ पर सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, कई सारे नहीं जो पेड़-पौधे हमारे देश में पूजा की जाती है उनकी, है ना? तो ये सब जो इन चीज़ों के अंदर आते हैं कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है? फॉरेस्ट बेल्ट जो साउथ की बात करें, सेक्रेड ग्रुप्स हो गए, मतलब जैसे नहीं पीपल का पेड़ वगैरह पूजा जाता है, तो उसको ट्रेडिशनली मैनेज करती है विलेज की कम्युनिटी। राजस्थान साइड आपको देखने को मिल जाएगा, सदर्न इंडिया में देखने को मिल जाएगा आपको ये सब सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं। ओके, तो इंडिया स्टैंड्स ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। तो इंडिया का क्या स्टैंड है एनवायरमेंटल इश्यूज में? इंडिया ने साइन किया, रेटिफाई भी किया 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002। इंडिया और चाइना हो गई और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनको छोड़ा गया था क्योटो प्रोटोकॉल से इनको छूट मिली हुई थी, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन जो है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस में इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पीरियड में बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट नहीं था, ठीक है? इन्होंने ज्यादा बदतमीजी नहीं काटी थी। ऐसा बिलीव किया जाता है कि आज के टाइम पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओके, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही हुआ है। तो कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं, मतलब जो क्रिटिसाइज़ करते हैं ना अगेंस्ट में बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल जो पॉइंट आउट करता है सूनर और लेटर जो दोनों इंडिया हो गए, चाइना हो गए और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको जो लीडिंग कंट्रीब्यूटर बना देगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। आपने जो छूट दी है ना, इसकी वजह से ये लोग और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेंगे। चाइना तो खुला बोलता है भई, हम तो करेंगे अभी, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। हमारा पीक पे पहुँचेगा, हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करना है, ठीक है, हमारे देश का। फिर जो पीक पे पहुँचेगा उसके बाद से हम धीरे-धीरे चीज़ें चेंज करने लगेंगे, क्लीन टेक्नोलॉजी वगैरह बनाने लगेंगे। जी8 मीटिंग जो हुई थी अब तो 2005 में, जी8 तो जी7 हो गया है, रशिया इसमें से निकल गया है। जी7 ग्रुप है 1975 में बनाया गया था, ठीक है? पर 2009 जब तब जी8 था ये, ठीक है? फिर 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था, यूक्रेन से ले लिया था क्रीमिया को, उसके बाद से इसको इसमें से रशिया को निकाल दिया गया था। तो ये जी7 बन गया था ग्रुप। अमीर कंट्रीज़ आती हैं इसमें, ठीक है? यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है? जर्मनी, इटली, जापान, यूके, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं इसमें। तो जब जी8 मीटिंग हो रही थी ना 2005 में, तो इंडिया ने बोला कि जो पर कैपिटा एमिशन रेट्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ का बहुत कम है, ठीक है? डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपेयर में। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी को। इंडिया जो है, इंडिया इज़ वन ऑफ द व्यू कि इंडिया ऐसा मानता है कि मेजर रिस्पांसिबिलिटी जो है एमिशन को कम करने की, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की है, ठीक है? तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की कम रिस्पांसिबिलिटी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो कि ग्लोबल नॉर्थ है, जो अमीर कंट्रीज़ हैं, उनकी ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी है। ओके, क्योंकि ये लोग ही एमिशन को इन्होंने बढ़ाया है, बहुत टाइम तक इन लोगों ने बदतमीज़ी काटी है ना? तो ये बात की गई है। यहाँ देखो सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में बताया गया है। प्रोटेक्ट करना नेचर को फॉर रिलीजियस रीजन, है ना? तो धर्म से जोड़ कर के हमारे यहाँ जो पेड़-पौधों की पूजा की जाती है, एंशिएंट प्रैक्टिसेज़ है मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में। सेक्रेड ग्रुप्स जो इंडिया में जैसे कि पार्सल्स ऑफ अनकट फॉरेस्ट वेजिटेशन इन द नेम ऑफ सर्टेन डिटीज़, तो मतलब कि नहीं पेड़ वगैरह नहीं काटे जाते कि ये उनका जो जो कुछ देवी-देवताओं से उनको कनेक्ट कर देते हैं या फिर जो एंसेस्टर जो स्पिरिट वगैरह होती हैं उन सब से, ठीक है? तो एग्ज़ेम्प्लीफाई ऐसी प्रैक्टिसेज़ को दर्शाते हैं, हमारे देश में ऐसा देखने को मिलता है ना? तो एज़ अ मॉडल ऑफ अ कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट, तो कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है ग्रुप्स का, ठीक है? तो इसमें अटेंशन में आया जब कंज़र्वेशन जो लिटरेचर में ये सब सामने को देखने को मिला, है ना? हमारे देश में तो कब से ये सारी प्रैक्टिसेज़ फ़ॉलो की जा रही हैं। सेक्रेड ग्रुप्स जो हैं, उनको ऐसे सिस्टम की तरह देखा जाता है कि इन्फॉर्मली जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ जो होती हैं ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज़ का यूज़ भी करती हैं, इकोलॉजिकली सस्टेन्ड फैशन में, मतलब वो जो है नुकसान भी नहीं पहुँचाते हैं पेड़-पौधों को और इस तरीके से यूज़ करते हैं सस्टेनेबली, ओके? ताकि जो है उनको नुकसान भी ना हो और अपना जो है काम भी हो जाए, है ना? तो ये सारी चीज़ें। कुछ रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि सेक्रेड ग्रुप्स जो हैं, इनमें पोटेंशियल होती है कि वो प्रिज़र्व कर सकें ना तो सिर्फ बायोडायवर्सिटी, उसके साथ-साथ इकोलॉजिकल फंक्शन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को भी हमारे यहाँ प्रिज़र्व करके रखते हैं। है ना? कल्चर भी है, हमारे कल्चर का भी तो पार्ट है ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो रिलीजन से भी जोड़ा जा रहा है, ओके? कई सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं। सेक्रेड ग्रुप्स जो हैं इसमें रिच सेट ऑफ फॉरेस्ट आते हैं जिनको प्रिज़र्व किया जाता है, ओके? जिसमें कई सारी प्रैक्टिसेज़ भी होती हैं, है ना? वो उनकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जैसे कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स सिस्टम होता है ना? कि सबकी प्रॉपर्टी है, कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सेव करने की, है ना? प्रिज़र्व करने की। तो जो बड़ा-सा साइज़ होता है, कुछ ट्रीज़ ना बहुत बड़े-बड़े होते हैं, 100 एकर्स तक फैले रहते हैं।
कुछ ट्रीज़ जो होते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स जो होते हैं, उनका जो स्पिरिचुअल एंड कल्चरल एट्रीब्यूट होता है ना, उनको अलग इम्पोर्टेंस की तरह देखा जाता है। हिंदू जो होते हैं हमारे देश में, वो कॉमनली वर्शिप करते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को, है ना? जैसे कि ट्रीज़ हो गए, पेड़-पौधे हो गए, उनकी पूजा की जाती है। तुलसी माता की पूजा की जाती है ना? लोग करते हैं पूजा, ओके। पीपल हो गया उसकी भी। मैनी टेम्पल्स कई सारे जो टेम्पल होते हैं, उसमें भी कई सारे सेक्रेड ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं ना? पीपल का पेड़ तो देखने मिल ही जाता है। ठीक है? डीप रिलीजियस जो लोगों की भावनाएँ जुड़ी होती है, इससे नेचर से जुड़े होते हैं, है ना? तो इनको ऐसे देखा जाता है कि एक ना जो कमिटमेंट है कि हमको प्रिज़र्व करना है, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखना है। कुछ सालों में अभी देखने को मिला कि एक्सपेंशन हो रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वज़ह से सेक्रेड जो फॉरेस्ट है, उनमें भी उनको भी एनक्रोच किया जा रहा है, उनको भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है, काटा जा रहा है ना? कई सारे प्लेसेस में जो है इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी दी गई है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट को, ठीक है? नहीं, यहाँ पर ना इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी जो है इन ट्रेडिशनल फॉरेस्ट की ये कम होती जा रही है क्योंकि न्यू जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई उसकी वजह से मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पर। तो रियल प्रॉब्लम जो है मैनेज करने में सेक्रेड ग्रुप्स को ये निकल के आई क्योंकि लीगल जो ओनरशिप है ना वो गवर्नमेंट के पास में है और ऑपरेशनल कंट्रोल जो है एंटिटीज़ के पास में है जो कम्युनिटी हो गई, ओके? तो 2-2 यहाँ पर पावर में आ गए हैं स्टेट और कम्युनिटी। उनकी पॉलिसी जो है अलग-अलग रहती है। तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होता है और मैनेज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। यहाँ पर देखो वाटर का बताया गया है, कोस्टल एनवायरनमेंट के इश्यूज़ एंड फिश लॉस, ट्रबल्ड वाटर ट्रैप्ड पीपल, ठीक है, पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, ओवर फिशिंग देखने को मिल रही है इन सारी चीज़ों की। यहाँ पर देखो कई सारे एग्ज़ाम्पल्स भी दिए गए। यहाँ पर देखो एनवायरमेंटल बताया गया कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया गया है फिश का, मैराइन लाइफ का, डिग्रेडेशन हो रहा है सीबेड का, फिश पॉपुलेशन का ड्यू टू ड्रेजिंग। डिग्रेडेशन हो रहा है मैनग्रोव्स का, ठीक है, इनको भी काटा जाता है। जो कई चीज़ें देखने को मिली अनट्रीटेड जो सीवरेज होता है ना, जो लोगों के घरों का गंदा पानी भी जो है ओशन में डाला जा रहा है। पता है गंगा रिवर में ऐसे लोगों के गड्ढे खोदे हुए हैं ऐसे और वो जो है सारा का सारा घर का सारा गंदा पानी जो है पूरा रिवर में जाता है। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। पॉल्यूट हो रही हैं सारी की सारी चीज़ें। ओके, इंडस्ट्री का पॉल्यूशन भी जा रहा है वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। फिश लॉस के बारे में यहाँ पर बताया है। ओके, तो कोस्टल एरिया जो है राइट से ओवर 200 नॉटिकल माइल्स होते हैं। ओके, नॉटिकल माइल्स में 1.67 कुछ किलोमीटर आता है। ओके, 1 नॉटिकल माइल्स में, तो यहाँ 200 की बात की गई है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन जो है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है? तो नेशनल रेगुलेशन है फिशरी एक्ट 1897 का अंग्रेज़ों के ज़माने का एक्ट है, ठीक है? तो इसमें जो प्रोहिबिट करते हैं कि पॉइज़न वग़ैरह या फिर जो है डायनामाइट का यूज़ ना किया जाए फिशिंग के टाइम पर, ठीक है? और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर्स ये सारी चीज़ों का, ठीक है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अमेंडमेंट दिया गया यहाँ पर, ठीक है? ताकि जो फिश हैं वो उनको ऐड किया गया डेफिनिशन ऑफ एनिमल्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं। संविधान में भी दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि फॉरेस्ट जो हो गए, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स है, सबका जो मैनेजमेंट दोनों को करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। मेजर रिवर्स के बारे में बताया गया है ये, ठीक है? और कम्युनिटीज़ के बारे में और थ्रेट्स के बारे में, क्या-क्या खतरा है यहाँ पर। देखो जैसे एग्ज़ाम्पल ले सकते हो यहाँ पर, तमिलनाडु में भवानी, कावेरी एंड नोयल रिवर है। यहाँ पर कम्युनिटी के बारे में दिया गया है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वज़ह से इनको खतरा हो रहा है। ओके, जैसे देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल जो है, उत्तराखंड की बात की जा रही, तो यहाँ पर देखो तो गंगा, यमुना, गोमती हो गई, मल्ला और धोरी एंड खेवर जो कम्युनिटी है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन डैम हो गया और वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से इनको जो है प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो आप चार्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो। इंडिया का इंटरनेशनल नेगोशिएशन जो होता है मतलब बातचीत भी की जाती है ना, तो हेविली इसी चीज़ पर रिलाई करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं जो कि यूएनएफसीसीसी में कही गई है, ठीक है? तो इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हिस्टोरिकल जो उन्होंने अपनी जो हिस्ट्री में कई सारी गलतियाँ की हैं ना, जो इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो इंडिया इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में बोला जाता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सबसे पहले आता है, ओके, सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी डेवलपिंग कंट्रीज़ की।
इसीलिए इंडिया जो है टेंशन में भी है। जो रीसेंट डिस्कशन जो आज के जो अभी-अभी रिसेंटली डिस्कस किया गया यूएनएफसीसी में कि इंट्रोड्यूस करना चाहिए बाइंडिंग कमिटमेंट्स, मतलब लोगों को फोर्स कर दो अब इनको करना ही पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज़ के ऊपर जैसे कि ब्राज़ील, चाइना, इंडिया है, ताकि वो अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करें। ठीक है? बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, जो अमीर देश हैं ग्लोबल नॉर्थ, वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में खींचना चाहते हैं। ठीक है? इंडिया फ़ील कर रहा है ओके कि जो यूएनएफसीसी मतलब इस बात के अगेंस्ट है इंडिया, ओके? कि ये जो बाइंडिंग एग्रीमेंट करना चाहिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फ़ोर्स करना चाहिए कि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करें, है ना? तो ना तो ये जो फेयर है, जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ करना इंडिया के ऊपर, व्हेन कंट्री जो है हमारी पर कैपिटा जो एमिशन भी बहुत कम है। तो मतलब जितना भी हमारा कार्बन एमिशन बढ़ रहा है ना पर एक हर इंसान के कम जो अगर पर कैपिटा में लेते हैं 2030 तक वो भी वर्ल्ड की अगर हाफ में देखा जा रहा है मतलब इतना कम है हमारा ठीक है। एवरेज 3.8 टन जो है 2000 में था। इंडियन एमिशंस जो है प्रेडिक्ट किया गया कि 0.9 टन बस बढ़ेगा पर कैपिटा 2000 में टू 1.6 टन पर कैपिटा इन 2030। तो यही है कि हम लोग जो है ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज़ वग़ैरह रिलीज़ नहीं करते हैं हमारे देश के लोग। इंडियन गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही है ग्लोबल एफर्ट्स में, ठीक है? नंबर ऑफ प्रोग्राम्स में इंडिया पार्टिसिपेट करता है। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश के हैं, ठीक है? तो उन्होंने लाइफ़ भी दिया था, है ना? जो उनका एक प्रोग्राम शुरू किया था इन्होंने कि लाइफ़स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कि अपनी लाइफ़ जो है लाइफ़स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात की गई थी कि इस तरीके से प्रैक्टिसेज़ लेकर के चलनी चाहिए हमें कि एनवायरनमेंट के अनुकूल होनी चाहिए, है ना? ओके, तो यहाँ पर देखो एग्ज़ाम्पल भी दिया गया इंडिया की नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लाई गई जो कि क्लीन फ्यूल को यूज़ करेगा। इंडिया जो है ईवी में भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी। एनर्जी कंज़र्वेशन एक्ट भी लाया गया 2001 में जिसमें इनिशिएटिव है कि हमें एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव करना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लाया गया 2003 का जो कि यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करने की बात करते हैं, जिनको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जो कि कन्वेंशनली यूज़ नहीं होते आए हैं, ठीक है? सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया, ठीक है? और जो न्यूक्लियर पावर हो गया, ये सारी एनर्जीज़ जो होती हैं, हाइड्रो पावर और जो थर्मल एनर्जी हो गया, ठीक है? तो ये सब जो है रिन्यूएबल एनर्जीज़ होती हैं, ओके? तो रीसेंट ट्रेंड्स जो है यहाँ पर देखने को मिला कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं नेचुरल गैस बाहर से खरीद के लाते हैं, ओके? जो कि एनकरेज कर रहा है अडॉप्शन ऑफ क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं इंडिया में। हम हाइड्रोजन को यूज़ करने की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी को यूज़ करने की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट जो है लॉन्च किया उन्होंने नेशनल बायोडीज़ल मिशन भी लॉन्च की नेशनल मिशन ऑन बायोडीज़ल, जिसमें 11 मिलियन हेक्टेयर्स को यूज़ किया जाएगा ज़मीन को कि बायोडीज़ल को प्रोड्यूस किया जाए। ओके, इंडिया ने रेटिफ़ाई किया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इंडिया ने जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी लॉन्च किया था। ओके, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। जो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के ये लॉन्च किया था। ओके, पेरिस क्लाइमेट जब एग्रीमेंट हुआ था ना, कॉप 21 कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 2015 में। तो इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम चला रहा है वर्ल्ड लेवल पे, है ना? तो रिव्यू भी किया जाता है, दोबारा से देखा जाता है किस तरीके से एग्रीमेंट वगैरह इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है? जो अर्थ समिट में रखे गए थे। ओके। तो वन ऑफ द की कंक्लूजन ये निकल के आता है कि कई सारे कि कोई भी जो है अच्छी-खासी जो मतलब कुछ मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रहा है, प्रोग्रेस ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है ना? क्योंकि जो है फंड का इश्यू रहता है, कहा गया था कि पैसे प्रोवाइड करेंगी डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो ग्लोबल साउथ है उनको, पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऊपर से वो लोग कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स ये सारे टैक्स लेकर के आ रहे हैं, ताकि कोई भी जो जिसने भी कोल एनर्जी ये सब जो है ना कार्बन एमिशन करने वाली एनर्जीज़ का यूज़ किया है, तो उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। ट्रांसफ़र किया जा रहा है न्यू एंड एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्स सॉरी जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ वग़ैरह हैं, एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्लीन टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र वग़ैरह कुछ नहीं किया जा रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें देखने को मिली, कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है। इंडिया को ये ज़रूरी लग रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, उनको इमीडिएट मेजर लेना चाहिए, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करें और टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करें ताकि जो है हम अपने कमिटमेंट्स को मीट कर सकें, है ना? जो यूएनएफसीसी
में किए थे। इंडिया जो है ऑल्सो जो है सार्क कंट्रीज़ को भी बोलता है कि वो अडॉप्ट करे कॉमन पोज़ीशन ऑन मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़। पर सार्क में पाकिस्तान है और पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट ही बोलेगा, चाहे इंडिया सही भी बोल रहा हो। ठीक है, टेररिस्ट कंट्री है। तो इंडिया जो है रीजन की वॉइस भी बन रहा है। ओके। और जब सार्क कंट्रीज़ सारी की सारी बोलेंगी तो और ज़्यादा हमारी ऊँची आवाज़ उन तक पहुँचेगी, है ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ तक। तो ये देखने को मिला। पर सार्क में ऐसा कुछ करते नहीं है, है ना? आपस में बनती ही नहीं है देशों। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट से जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे लेक्चर। तो आपको कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।